A very warm welcome to everybody who is watching this video. I welcome you to watch my videos. My name is Vikram Singh and today is our lecture number 11 in complete English course. और हम नाउन सीरीज में ही चल रहे हैं। हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में दैट वाज नाउन द केस, और नाउन द केस में हमने पढ़ा था कि केस क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था केस के अंदर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्यूजेटिव केस। भाई एक्यूजेटिव केस क्या होता है आज जो हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एक्यूजेटिव केस क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज एन एक्यूजेटिव केस इन नाउन। एक्यूजेटिव केस का मतलब ये हो गया कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई टेल रमेश अ स्टोरी। यहां पर देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि मैं रमेश को कहानी सुनाता हूं। तो इस टेल जो वर्ब दिख रहा है इसके आगे दो नाउन आया, एक नाउन तो ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। ये दो अलग अलग नाउन्स है। लेकिन जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, हमने कहा था आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो यहाँ पर ये मैंगो सिर्फ एक ही नाउन है, इस वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट आया, तो इसे मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस। इसे मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस। इसे हमने कहा था ऑब्जेक्टिव केस। या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं आई कॉल, मैं बुलाता हूँ, आई कॉल रमेश, मैं रमेश को बुलाता हूँ। तो यहाँ पर किसे बुलाता हूँ, रमेश को। तो यहाँ पे कितने नाउन है, केवल एक। इसको भी हमने कहा था ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्यूजेटिव केस क्या होता है। तो इसे तो हम हटा देते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव केस तो हमने पढ़ लिया था, चलो ठीक है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस से क्या लेना देना है, दिमाग में सवाल जाता है कि भाई एक्यूजेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से क्या लेना देना है। बिल्कुल है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें हमारे पास में जब दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया रमेश, दूसरा हो गया स्टोरी। तो एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेल से जब आप सवाल करोगे क्या, टेल से जब आप सवाल करते हो क्या, उसका उत्तर जो मिलता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद में आपने देखा टेल से आपने प्रश्न किया किसे क्या प्रश्न किया, किससे प्रश्न किया, और उसका उत्तर मिला हमें रमेश। तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो अपने आगे दो ऑब्जेक्ट्स लेती है, और उन ऑब्जेक्ट्स को एक को हम वर्गीकरण करते हैं, एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आता है लास्ट में और उससे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है, चलिए। एक्यूजेटिव केस वह केस होता है जो ऑब्जेक्टिव केस का ही एक पार्ट है, लेकिन ये जो है, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे एक्यूजेटिव केस का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक्यूजेटिव केस का दर्जा बोलते हैं। तो इसे, इस स्टोरी को, इस सेंटेंस में हम कौन से केस में कहेंगे, एक्यूजेटिव केस में कहेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक्यूजेटिव केस में है। किस में है, एक्यूजेटिव केस में। तो देखिए यहां पर इसको जब हम डिफाइन करेंगे, आप बोल सकते हो इट इज अ केस, यह वह केस है। या फिर आप इसको और अलग से डिफाइन करना चाहें तो आप बोल सकते हो व्हेन ए नाउन इज प्लेस्ड, जब भी कोई नाउन रखा जाता है, इज प्लेस्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो ये बोल रहा है कि जब भी हम किसी नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसे लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो वर्ब, वो जो नाउन है वो एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। व्हेन ए नाउन इज प्लेस्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो आप क्या कहोगे,
आप उसे कहोगे भाई आप कहोगे द वर्ब सॉरी द नाउन, उस नाउन को द नाउन इज सेड इन एक्यूजेटिव केस। क्या कहेंगे हम उसे? उसे आप कहोगे एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, एक्यूजेटिव केस। ये चीज आपको याद रखना है। तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है ये भी हमें पता चल गया कि जब भी कोई नाउन किसी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है उसे हम एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। एक और है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जब हम लेते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे संदीप गिव्स, संदीप देता है हेमंत, संदीप हेमंत को देता है, संदीप गिव्स हेमंत अ बुक। तो यहाँ पर ये जो बुक है, इस बुक को आप कहोगे ये बुक जो है ये एक्यूजेटिव केस है। क्या है ये? एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। इसे हम कहेंगे ये बुक एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। इसका एक और रूल है भाई, वो क्या बोलता है? रूल क्या बोलता है देखिए, दूसरा रूल ये बोलता है यहां पर व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब इस्तेमाल होता है, इट इज सेड, उसे कहा जाएगा इट इज सेड इन एक्यूजेटिव केस। उसे आप कहोगे वो एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, उसे एक्यूजेटिव केस का दर्जा दिया जाता है, उसे एक्यूजेटिव केस का दर्जा दिया जाता है। ये याद रखना है, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। चलिए देखिए, अब यहाँ पर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमें उदाहरण देख ले लेते हैं। उदाहरण के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पर आई केप्ट, मैं रखा, आई केप्ट अ बुक, मैं किताब को, किसी किताब को रखा था ऑन द टेबल, मैं किसी किताब को टेबल के ऊपर रखा था। टेबल सामने है, उसकी बात चल रही है। आई केप्ट अ बुक ऑन द टेबल, मैं किसी किताब को टेबल के ऊपर रखा था। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इस ऑन का ऑब्जेक्ट है, तो इस टेबल को मैं कहूँगा ये एक्यूजेटिव केस है। ये क्या है? एक्यूजेटिव केस है। इसे मैं क्या कहूँगा? एक्यूजेटिव केस। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में आता है उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और यदि हमसे कहे कि भाई ये कौन सा केस है, तो आप उसे कहोगे ये एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। कई बार क्या होता है, देखिए एक और चीज है कि कई बार प्रोनाउंस को जब हम ऑब्जेक्टिव केस का काम करवाते हैं, जब किसी प्रोनाउन से आप ऑब्जेक्टिव केस का काम करवाते हो, एक और बता रहा है ये, जब आप किसी प्रोनाउन से ऑब्जेक्टिव केस का काम करवाते हो उसे भी आप एक्यूजेटिव केस में मानते हो। व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इट इज सेड इन एक्यूजेटिव केस, इट इज सेड इन एक्यूजेटिव केस। उस प्रोनाउन को आप कहोगे कि वो जो प्रोनाउन है वो एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, वो जो प्रोनाउन है वो एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। उदाहरण के तौर पर संदीप हेल्प्स मी, तो यहाँ पर मी जो है इसे मैं कहूँगा, ये जो मी है ये एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। इसे ऑब्जेक्टिव केस ना बोलकर आप इसे क्या कहोगे? एक्यूजेटिव केस। क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस कहेंगे इसे। किसे कहेंगे? इसे। यानी कि आपने देखा कि तीन तरीके हैं। एक तो हो गया कि जब भी किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम एक्यूजेटिव केस का दर्जा देते हैं,
दूसरा हो गया कि यदि कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और उस प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन का हमने इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद में आपने किसी नाउन का इस्तेमाल किया, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, नाउन या प्रोनाउन का, तो उस नाउन या प्रोनाउन को आप क्या कहोगे, वो एक्यूजेटिव केस में हुआ है। तीसरा चीज हमने देखा कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम एक्यूजेटिव केस के रूप में मानते हैं। उसे हम किस में मानते हैं, एक्यूजेटिव केस के रूप में उसे हम मानते हैं। चलिए यहां तक तो हमने कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेटिव केस। व्हाट इज डेटिव केस, व्हाट इज डेटिव केस, ये भी बहुत आसान है, अभी अभी हमने बात किया। तो इसका डेफिनेशन ही हम बोल लेते हैं, इसका डेफिनेशन ही हम बोल लेते हैं कि व्हेन ए नाउन इज प्लेस्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, indirect object of a verb in a sentence, it is called, उसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, it is called dative case, उसे आप dative case का दर्जा देंगे। उदाहरण देख लेते हैं अपने यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिखा यहाँ पर हेमंत हैज गिवन मुकेश अ बुक, हेमंत मुकेश को कोई किताब दे चुका है, किसे, तो यहाँ पर दो नाउन का इस्तेमाल किया हमने, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक को आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को आप कहोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को आप कहोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को आप कहोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमें याद रखना है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ये मुकेश जो है ये यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे समय पर हम इस नाउन को डेटिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ऐसा बताएंगे, डेटिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है ऐसा हम इसे बताएंगे, ये याद रखना है, बहुत काम की चीज है। तो मुकेश यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा डेटिव केस में ही कहा जाता है। मुकेश यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे, डेटिव केस। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए विकास इज telling रमेश ए स्टोरी, विकास रमेश को कहानी बता रहा है, तो यहाँ पे रमेश कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे मैं कहूँगा ये यहाँ पर डेटिव केस के रूप में इस्तेमाल हुआ है, किसमें, डेटिव केस में। और स्टोरी कौन से केस में है, ये हो गया हमारा एक्यूजेटिव केस में, किसमें हो गया, ये एक्यूजेटिव केस में इस्तेमाल हो गया। और ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस हो गए। लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जहां तक मेरा मानना है कि हमें ये समझ में आ गया कि डेटिव केस क्या होता है और एक्यूजेटिव केस क्या होता है। चल रहा है क्या, चलिए, तो यहाँ तक तो हमें कोई डाउट है नहीं। तो हमने क्या सीख लिया, नाउन के अंदर हमने सीखा सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे, जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम एक्यूजेटिव केस, एक को कहते हैं हम डेटिव केस, एक को कहते हैं हम एक्यूजेटिव केस, एक को कहते हैं हम डेटिव केस। तो एक्यूजेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस हो गया हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे एक्यूजेटिव केस का दर्जा देंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसे हम
डेटिव केस का दर्जा देंगे। और एक्विजिटिव केस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, उसे भी हम एक्विजिटिव केस का दर्जा देते हैं। यदि कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसे हम एक्विजिटिव केस का दर्जा देते हैं। ठीक है, अब अगला जो है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव केस। क्या कहेंगे? पॉजिटिव केस। अब ये पॉजिटिव केस क्या होता है भाई? इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है उसे बोलते हैं हम जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं हम? जेनेटिव केस बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं जेनेटिव केस। पॉजिटिव केस क्या होता है या फिर जेनेटिव केस क्या होता है, इसको हम एक आसान भाषा से समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि दो नाउन आप एक साथ रख दो, दो नाउन आपने एक साथ रख दिया। हमने यहाँ पे लिखा हैंड, हमने यहाँ पे लिखा हैंड, आपने लिख दिया भाई हैंड। फिर यहाँ पे आपने लिखा फिंगर, आपने लिखा फिंगर। तो हमने क्या किया, ये भी नाउन है हैंड यानी हाथ, फिंगर यानी अंगुली, तो ये दो नाउन हमने एक साथ रख दिए, दो नाउन हमने एक साथ रख दिए। अब यदि मैं इसके आगे एस लगा देता हूं हैंड्स, तो इसका मतलब होगा एक से अधिक हाथ, एक और एक, दो हाथ या तीन या चार या कितने भी हो सकते हैं। तो ये दोनों नाउन को मैं कहूंगा हाथ बहुत सारे और फिंगर यानी एक। लेकिन यदि मैं यहां पर इस एस से पहले, इस एस से पहले एक ऐसा कोमा लगा देता हूं, उसके बाद में एस लगा देता हूं, इस एस के पहले एक कोमा लगा देता हूं, उसके बाद में एस लगाता हूं, तो ये जो कोमा दिख रहा है इसे एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफे। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रॉफे बोलते हैं। ये देखिए एपोस्ट्रॉफे, इसे हम कहेंगे एपोस्ट्रॉफे। तो अब इसका मतलब हो गया इस हाथ की अंगुली, इसका मतलब हो गया हाथ की अंगुली। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी और एस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस नाउन का अधिकार जो है इस वाले नाउन पर हो गया, इस नाउन का जो अधिकार है इस वाले नाउन पर हो गया। तो इस वाले नाउन को आप कहोगे ये जो नाउन है ये पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, ये वाला जो नाउन है ये पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ, और इसका मतलब हो जाएगा हाथ की अंगुली, हाथ की अंगुली। तो यहां पर ये कब हुआ? जब इस एस के पहले आपने एक एपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर की तरफ कॉमा लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया ये पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको यदि डिफाइन करें, यदि आप इसको डिफाइन करें कि भाई पॉजिटिव केस क्या है, तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है, डेफिनेशन ये बोलता है व्हेन टू नाउन्स, जब दो नाउन, व्हेन टू नाउन्स आर प्लेस्ड टुगेदर, जब दो नाउन्स को एक साथ रखा जाता है, आर प्लेस्ड टुगेदर विथ apostrophe and s, with apostrophe together joined with, together आप यहां पे लिख दो joined with apostrophe, जिसे आप कोमा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोमा, apostrophe ये कोमा, ठीक है, एंड एस, और एस के साथ में। When two nouns are placed together, when two nouns are placed together, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं अलग कर देता हूँ। When two nouns are placed together, together and joined, और उन्हें जोड़ा जाता है, and joined with apostrophe, joined with apostrophe, joined with apostrophe and s, apostrophe यानी कि ये जो दिख रहा है इससे, और s से जब उनको हम जोड़ देते हैं, joined with s, टू शो, दिखाने के लिए, टू शो
द पोजेशन टू शो द पोजेशन ऑफ फर्स्ट नाउन ऑन अनदर, पहले नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार, पोजीशन ऑफ फर्स्ट नाउन ऑन अनदर, द नाउन इज सेड इन पॉजिटिव केस। उस नाउन को आप क्या कहोगे, वो जो नाउन है वो पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, या फिर उसका दूसरा नाम जो है वो जेनेटिव केस बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, जेनेटिव केस के रूप में भी हम उसको पहचानते हैं। देखिए एग्जाम्पल के साथ में हम समझते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा यहाँ पर रोहन, रोहन लिख दिया। अब रोहन के ऊपर हमने एक कोमा लगाया और उसके बाद में हमने एस लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोहन का, इसका मतलब क्या हो गया, रोहन का, इसकी मदद से। रोहन का क्या, रोहन का दोस्त, रोहन्स फ्रेंड। तो यहाँ पे ये दो नाउन है, इन दो नाउन को हमने एक साथ रखा, इनको जोड़ दिया, किससे, एपोस्ट्रोफे और एस से। जब हमने इन दोनों को जोड़ा एपोस्ट्रोफे और एस से, तो इस वाले नाउन को आप कहोगे, ये वाला जो नाउन है ये नाउन पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। ये वाला जो नाउन है ये पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, इसका अधिकार हो गया फ्रेंड के ऊपर, रोहन्स फ्रेंड। एक एग्जांपल और लिखते हैं अपन। यहाँ पे लिखना हमने चित्रा और आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, चित्राज आपने लिख दिया फादर, चित्राज फादर, चित्रा के पापा, चित्रा के पापा। अब ऐसे बड़े ही आसानी से हम किसी भी दो नाउन को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो गया, चित्राज फादर। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो फादर ऑफ चित्रा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, फादर ऑफ चित्रा। ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हमने। पर ये ऐसा ना लिखकर हमने कैसा लिख दिया, चित्राज फादर, चित्रा के पापा, रोहन्स फादर। तो चित्रा यहाँ पे पॉजिटिव केस में, रोहन यहाँ पर पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये पता चला कि पॉजिटिव केस होता क्या है। दो नाउन को आपने एक साथ रखा, एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पे दर्शाया, एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पे दिखाया, और कैसे दिखाया, एपोस्ट्रोफी और एस की मदद से। तो ऐसे समय पर हम पहले वाले नाउन को कहेंगे कि वो जो नाउन है वो पॉजिटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, उस नाउन को आप पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करोगे। और देखिए अब हमने इतना सारा कर लिया। अब यदि मुझसे कहा जाए कि मैं इसको एक वाक्य में लिखता हूँ, एक वाक्य में लिखता हूँ, हमने लिखा यहाँ पर, इसी को मैं लिख लेता हूँ, रोहन्स फ्रेंड, रोहन का दोस्त, रोहन्स फ्रेंड इज राइटिंग अ स्टोरी। रोहन का जो दोस्त है वो कहानी लिख रहा है। अब मुझसे पूछा जाए कि भाई इसके अंदर सब्जेक्टिव केस कौन है, रोहन तो हो गया इसमें पॉजिटिव केस, तो सब्जेक्टिव केस कौन हुआ, तो सीधी सीधी बात है, सब्जेक्टिव केस यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये पूरा का पूरा ही हो गया सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस हो गया ये पूरा का पूरा। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। स्टोरी क्या है, स्टोरी हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस का दर्जा देते हैं। तो हमें पता चल गया कि रोहन्स फ्रेंड मतलब रोहन का दोस्त कहानी लिख रहा है, रोहन का दोस्त कहानी लिख रहा है। बड़े ही आसानी से हमने इसको बना दिया। अब यदि मैं दूसरा एक और लिखता हूं, यहां पे हमने एक लिखा था चित्रास फादर, हमने लिखा आई सॉ, मैं देखा था, आई सॉ, किसे देखा था, चित्राज फादर, चित्रा के पापा को देखा था, चित्राज फादर। मैंने देखा था, किसे देखा था, चित्राज फादर। तो चित्राज फादर क्या हो गया इसमें, इसमें चित्राज फादर हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो गया भाई, चित्राज फादर जो है वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और चित्राज जो है इसे मैं कहूंगा ये पॉजिटिव केस है। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया पॉजिटिव केस। चित्राज जो है ये हो गया पॉजिटिव केस, ये हमें याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है। तो हमें ये पता चला कि आज जो हमने पढ़ा कि नाउन के अंदर एक्यूजेटिव केस क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है।
हमने क्या पढ़ा, एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, डेटिव केस क्या होता है और पॉजिटिव केस क्या होता है। वीडियो को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आप लोग बोर होने लगते हो। छोटे छोटे वीडियोस देखोगे, 20 से 30 मिनट का यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमारी नाउन की सीरीज खत्म नहीं हुई, yet we haven't finished our noun series, तो still we are in that। और ये बहुत काम की चीज है, बिकॉज यदि आप ये केसेस वगैरह पढ़ेंगे तो ही तो हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का मतलब ये हो गया कि आपको वाक्य बनाना आ जाए, आपको इंग्लिश समझ में आने लगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको वो एग्जाम्स जो है बहुत आसान लगने लगे, उसमें आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, आपको लगे कि हाँ बहुत ईजी है, दैट इज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ, इसमें थोड़ी चीजें आपको जो समझने वाली बातें हैं, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज एज मच एज यू कैन। जितना हो सकता है उतने शब्दों को आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, एंड स्टार्ट यूजिंग दैम इन योर डे टू डे लाइफ। Suppose you will start using those words in your day-to-day life, you will understand how to use the words in a sentence। और जब ग्रामर हम पढ़ ही रहे हैं तो इन ग्रामर के अंदर उन शब्दों को इस्तेमाल करोगे तो आपकी अंग्रेजी को चार चांद लग जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्दी ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।